नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, प्रथम दृष्टया आपको यह लग सकता है कि मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं ये कहूं कि भारतीय राजनीति में बड़ा ही अजब खेल खेला जा रहा है, तो आपको लगेगा कि इसमें नया क्या है। नया बहुत जबरदस्त है। और जब मैं आपसे बात करूंगा तो आप कहेंगे कि हां, बिल्कुल नया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला बड़ा टेढ़ा हो गया। ममता बनर्जी चली तो थी सुप्रीम कोर्ट को आंख दिखाने के लिए, खुद गाउन पहन के पहुंच गई थी, आपको याद होगा। और अपने वर्कर को, अपने नेताओं को, अपने वोटर को यह संदेश दे रही थी ममता बनर्जी कि देखिए, मैं न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए खुद वकील बनकर के आ गई हूं। हालांकि उन्होंने वकालत की पढ़ाई की है और उनके पास वो अधिकार है कि वो अदालत में जा सकते हैं, अपना मुकदमा लड़ सकते हैं। बल्कि आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, हमारे दर्शकों को, कि आप भी, जिनको की कोई लॉ की डिग्री नहीं है, अगर आप भी अपना पक्ष अदालत में रखना चाहते हैं तो ये लिबर्टी आपको है, आप रख सकते हैं। तो अगर वो गाउन पहन के नहीं भी जाती तब भी वो अपना पक्ष रख सकती थी। लेकिन गाउन पहन के गई, ये बताने की कोशिश हुई कि मैं एडवोकेट भी हूं, मैंने वकालत की पढ़ाई की है, मैं काबिल वकील भी हूं और अपना पक्ष बड़ी मजबूती से रख सकती हूं। और इससे वो ये पोस्टरिंग करके, काला गाउन पहन करके अपने वर्करों को उत्साहित कर रही थी, अपने वोटरों को उत्साहित कर रही थी, अपने समर्थकों में संदेश दे रही थी ममता बनर्जी कितनी मजबूत है। लेकिन ममता बनर्जी की मजबूती को सुप्रीम कोर्ट ने तार तार कर दिया, पूरी तरह से तार तार कर दिया। ऐसी कल्पना ममता बनर्जी ने नहीं की होगी। अब आप कहेंगे कि साहब, मैं तो सोनिया के बारे में चर्चा करने वाला था, मैं ममता बनर्जी का जिक्र क्यों कर रहा हूं और फिर ये सुप्रीम कोर्ट का जिक्र क्यों कर रहा हूं। रिश्ता बहुत गहरा है, सोनिया जी का भी, ममता जी का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आपको बता चुका हूं। मैं दोबारा, क्योंकि उसमें एक डेवलपमेंट है। आज ही 26-27 फरवरी तक की लास्ट डेट है जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की कॉपी रिलीज करनी है चुनाव आयोग को। लेकिन रिलीज होगी कि नहीं होगी कहना मुश्किल है। और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कोलकाता हाई कोर्ट को, कोलकाता के पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को नहीं, पश्चिम बंगाल के डीजीपी को नहीं, कोलकाता हाई कोर्ट को कहा, पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट को कहा कि आप सुनिश्चित कराइए कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम में कोई खलल ना पड़े, वो निर्बाध गति से हो। एसआईआर तो वो करवा के रहेंगे और ये चुनाव आयोग का प्रेरोगेटिव है कि अगर किसी इलेक्टोरल रोल में कोई धांधली है, कुछ गड़बड़ी है, तो इलेक्टोरल रोल को ठीक करना उनकी जिम्मेदारी है, उनके कार्य क्षेत्र में है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर तो ठीक होना ही पड़ेगा। लेकिन कवायद यह हो रही थी कि चूंकि मार्च के प्रथम या द्वितीय तृतीय सप्ताह में, मार्च में ही नोटिफिकेशन आना है चुनाव आयोग का पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के, तो कवायद यह हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, गाउन पहन के चले जाओ, वहां दलील दो, मामला डिफर हो जाए, सुप्रीम कोर्ट डिफर कर दे, तारीख पर तारीख पड़े और इस प्रकरण में हम ये कह दें कि नहीं, एसआईआर कंप्लीट नहीं हो सकता, अब इसी रूप में चुनाव होगा। मतलब जो इलेक्टोरल रोल मौजूद है, इसी इलेक्टोरल रोल के आधार पर पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे। ऐसा हुआ नहीं। यही चाहत थी ममता बनर्जी की, ऐसा लेकिन हुआ नहीं। और नहीं हुआ इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गड़बड़ है। अब मैंने इसके ऊपर बताया हुआ है, 1,26,00,000 मतदाता गड़बड़ पाए गए थे, जिसमें से 50-55 लाख गड़बड़ मतदाताओं का इलेक्टोरल रोल से नाम हट चुका है और अब यही 50 से 70 के आसपास मतदाता जो है, उनका अभी रिवीजन होना है, उनको देखना है कि उसकी बोनाफाइड वो कितना है, कितना सही है, कितना गलत है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट को कहा कि आप जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट कीजिए, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हो या डिस्ट्रिक्ट जज हो, उनको अपॉइंट कीजिए, उनकी देखरेख में कीजिए, क्योंकि ममता बनर्जी अपने तरफ से कोई अधिकारी रिलीज नहीं कर रहे हैं, वो दफ्तर तक खोलने के लिए नहीं दे रहे हैं। तो कैंट से काम कर रही है चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में।
तो पश्चिम बंगाल में अगर चुनाव डिफर हो जाए तो आप अचंभित नहीं होइएगा, और यह डिफर होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया है कि हम वहां पर एसआईआर ठीक करेंगे। अगला प्रकरण क्या है? सुप्रीम कोर्ट को लगने लगा कि क्या पता कोलकाता हाईकोर्ट के पास उतने मैन पावर ही नहीं हो जितनी तेजी से एसआईआर का काम पूरा होना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड और उड़ीसा हाईकोर्ट को आदेश दिया है, बल्कि कोलकाता हाईकोर्ट को आदेश दिया है कि आप झारखंड और उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात कीजिए, उनके संपर्क में जाइए, उनसे कहिए कि आप अपने यहां के डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज को हमें दीजिए, जो रिटायर्ड सेशन जज है या डिस्ट्रिक्ट जज है, उनको कुछ दिन के लिए रिलीज कीजिए और हम अपने यहां, ताकि एसआईआर का काम ठीक से संपन्न करा सकें। ये ऐतिहासिक आदेश है। इसकी कल्पना ममता बनर्जी ने नहीं की होगी कि ऐसा भी हो सकता है। एक तो सीधे आप कहें तो समानांतर सरकार हो गई, समानांतर सरकार, जुडिशियल गवर्नमेंट हो गया एक प्रकार से। आप इसे राष्ट्रपति शासन का ही रूप मान लें तो राष्ट्रपति शासन में तो सर्वे सर्वा राष्ट्रपति हो और केंद्र का वीटो आ जाता है, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट का वीटो आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट को कह दिया कि आप झारखंड और उड़ीसा हाईकोर्ट से मदद लें, आप वहां के जुडिशियल ऑफिसर का इस्तेमाल करें और एसआईआर को पूरा करें। अब सवाल है मित्रों कि मैंने सोनिया जी का जिक्र क्यों किया? अब यहां पर पटाक्षेप होता है, पर्दा उठता है। माननीय राहुल गांधी जी बिहार चुनाव के पहले, आपको याद होगा, एसआईआर को लेकर के बवाल काट दिया, और वो तो डूबे ही, अपने साथ साथ दूसरे सनम जो उनके थे दोस्त, उनको भी लेके डूब गए। और बाद में बड़े पॉलिटिकल शार्प हैं लालू यादव जी, तो लालू यादव को लग गया कि साहब ये तो बेवकूफ आदमी है, ये हमारे बेटे को डुबा देगा। और उसके बाद लालू यादव ने अपने बेटे को कहा कि तुम एक यात्रा अलग करो, परिवर्तन यात्रा। वो जो एक नई यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में तुमने की थी, उसने तुमको डुबो दिया है। मुद्दा कुछ था, वो हमेशा वो कहते हैं कि हसुआ के विवाह में खुरपी का गीत। ये कोलोकियल एक लाइन है जिसका इस्तेमाल ऐसा लगता है कि प्रेरोगेटिव है लालू यादव जी का ही। अब हालांकि वो प्रचलित हो गया है, लेकिन पहली बार सदन में इसका प्रयोग लोग तो करते हैं आम बोलचाल की भाषा में बिहार में, लेकिन वो सदन में, पार्लियामेंट में लालू यादव ने इसका जिक्र किया था, हसुआ की विवाह में खिरपी खुरपी का गीत। तो कहने का मतलब है उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि राहुल जी जो हैं, उनको मुद्दा कुछ और उठाना चाहिए था, उनको केंद्रित होना चाहिए था नीतीश कुमार के ऊपर, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के ऊपर, नीतीश कुमार के करप्शन के ऊपर, उस पर ना होकर के ये एसआईआर का मुद्दा लेके आ रहा है। इसका कोई महत्व नहीं है, ये गलत मुद्दा है। बाद में जब तक लालू यादव के सुपुत्र श्रीमान तेजस्वी यादव इस बात को समझ पाते, तब तक देर हो गई, बहुत देर हो गई, तब तक गंगा में बहुत पानी बह गया। और बाकी जितने मुद्दे थे नीतीश कुमार के खिलाफ जो बन सकते थे, उसमें माननीय श्रीमान गृह मंत्री जी का यह बयान कि हम मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक दल करेगा, वो सारा जो एंटी इनकम्बेंसी था नीतीश कुमार के खिलाफ, जिसको कि अपना इलेक्शन स्ट्रैटेजी बना सकता था, इलेक्शन का मुद्दा बना सकता था विपक्ष, वो तोड़ दिया। और वो इस गफलत में रहे कि हो सकता है कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ दे और वो हमारे साथ आ जाए, तो फिर से हमारा एका होगा, हमारी सरकार बन जाएगी। गृह मंत्री के एक स्टेटमेंट ने ऐसी पॉलिटिकल मास्टरिंग की कि इलेक्शन खत्म हो गया, उनके हाथ से निकल गया, और ये चाल वो समझ नहीं पाए। तो दो भूल हो गई, एक तो लालू यादव जी की पार्टी को डुबोया राहुल गांधी जी ने, और दूसरा एक स्टेटमेंट ने पूरे चुनाव की दिशा बदल दी बिहार में। अब मित्रों, एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा जो बना था, वो वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी है जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट में गाउन पहनकर पहुंचने के बाद भी चुप्पी लगा रखी है। और ये चुप्पी कहां से है? राहुल दरबार से नहीं है,
खड़गे दरबार से नहीं है, ये चुप्पी सोनिया दरबार से है। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि राहुल गांधी तो बाहर बाहर चल रहे हैं, अगर स्वस्थ रहती हैं सोनिया गांधी तो पॉलिटिक्स को जिस तरह से वो नचाती हैं वैसे ही पॉलिटिक्स नाचती है। उनको इस बात का इल्म है कि ममता बनर्जी का सत्ता से हटना बहुत जरूरी है, बीजेपी के लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए। परंपरागत आधार वाला वो राज्य रहा है कांग्रेस पार्टी का। क्यों? मुस्लिम मतदाता की संख्या अकेले पश्चिम बंगाल में 25-30% के आसपास है। इस पर कांग्रेस की नजर है और यह पूरा वोट बैंक खिसक के चला गया है ममता बनर्जी के साथ। कांग्रेस इस ताक में है कि कम्युनिस्ट पार्टी, जो लेफ्ट पार्टियां हैं, वो पूरी तरह से डेसिमेट हो गई हैं और पूरा लेफ्ट का जो इकोसिस्टम था वो एंटायरली शिफ्टेड टू ममता बनर्जीज एनसीपी, टीएमसी। तृणमूल कांग्रेस में पूरा का पूरा सिस्टम फ्रॉम टॉप टू बॉटम शिफ्ट कर गया है। तो एक प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी का कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, संगठन ध्वस्त, सब कुछ खत्म हो गया है। कम्युनिस्ट पार्टी वहां किसी पोजीशन में नहीं है। अगर किसी पार्टी के जिंदा होने की उम्मीद है तो वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी जिंदा होगी कैसे? उसकी एक ही कीमत चुकानी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को, और वो कीमत जो है ममता बनर्जी का नाश। ममता बनर्जी का नाश होगा कैसे? कांग्रेस तो इस पोजीशन में है नहीं, कम्युनिस्ट इस पोजीशन में है नहीं, पोजीशन में कौन है? भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट लड़ाई लड़ रही है, और अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर कोई भी काम कर रही है, किसी भी तरीके से ममता बनर्जी को नुकसान हो रहा है, तो कांग्रेस चुप्पी लगा करके बैठ जाएगी। कांग्रेस इंतजार करेगी कि ममता हार जाए। अगर बीजेपी जीत करके आती है तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले है, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस कहीं नहीं है। तो जीतेगा कौन? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी अगर आ गई तो कांग्रेस के लिए फिर आने वाले दिनों में कोई स्कोप नहीं है। बीजेपी अगर आ गई तो कांग्रेस के लिए स्कोप हो सकता है। यही टैक्टिस खेला इन्होंने बिहार में, जो लालू यादव बहुत देर से समझे, और जब तक समझे तब तक लेट हो चुकी थी। इन्होंने आखिर तक तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा नहीं की, और 1-2 दिन पहले जब मतदान वोटिंग का आ रहा था टाइम, नॉमिनेशन वगैरह का, तब जाकर के अनाउंस किया। तब तक तो गंगा में बहुत पानी बह गया। जिनको संगठन तोड़ना था टूट गया, इधर से उधर भाग हो गया, चीछा लेदर हो गया, बहुत सारे चीजें हो गई, परिवार में झगड़ा हो गया, उनकी बहन झगड़ा खोल दिया, भाई बगावत कर दिया, बहुत सारे प्रकरण हो गए। तब तक लालू यादव की फैमिली में महाभारत हो गया। और यह महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव के नाम को पहले घोषित नहीं किया। तो उनको लग गया कि तेजस्वी की कोई कीमत नहीं है, इनको तो कांग्रेस वाला भी महत्व नहीं दे रहा है। तो वहां मैं बड़ा कि मैं बड़ा, मैं बड़ा तो मैं बड़ा, किसको टिकट मिलेगा? जो टिकट का बंटवारा हो रहा था उस पर कुंडली मार करके तेजस्वी की टीम बैठी थी, संजय यादव की टीम बैठी थी, आपको याद कीजिए। इधर रोहिणी किसी को टिकट दिलवाना चाहती थी, मीसा किसी को टिकट दिलवाना चाहती थी, तेज प्रताप का वो प्रकरण नहीं आया था। तो एक प्रकार से महाभारत छिड़ गया, और ये महाभारत कांग्रेस के लिए अच्छी खबर थी। तो कांग्रेस की लड़ाई भाजपा से नहीं थी बिहार में, कांग्रेस की लड़ाई आरजेडी से थी। क्योंकि जब तक अगर आरजेडी सत्ता में आ जाती है तो फिर पिछलग्गू बन के रहेगा। अब कांग्रेस अगले साल के लिए संगठन तैयार करती है, जिसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के रहते हुए कांग्रेस का पता नहीं पुनर्गठन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कहना मुश्किल है। हालांकि राहुल कोशिश कर रहे हैं, अब उनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो भी रहा है, यह मानना पड़ेगा। वो परिपक्व थोड़े थोड़े हो रहे हैं, यह भी मानना पड़ेगा आपको। लेकिन अब उनकी इस परिपक्वता जो हो रही है, इस पर जनता भरोसा करेगी कि नहीं करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी बंगाल में चुप इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा इंतजार कर रही है ममता बनर्जी के फिनिश होने का। इसीलिए कांग्रेस पार्टी मौन है,
सोनिया की पूरी चुप्पी है और वो चाहते हैं कि अगर अधीर रंजन चौधरी को भी जाना है भारतीय जनता पार्टी में, चले जाए, हम कोई नया चीज तैयार करेंगे। इसीलिए बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी वोट चोरी का कोई नैरेटिव पब्लिक डोमेन में नहीं ला रही है, सब चुप है। मणिशंकर अय्यर ने उस पर एक तड़का लगा दिया। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि राहुल गांधी को तो अब अलायंस का नेता बनने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी इसके लिए बहुत ही सुटेबल कैंडिडेट है। सोनिया को मालूम है अपोजिशन में नीतीश तो अब रहे नहीं, नीतीश चले थे गठबंधन करने के लिए, शरद पवार खत्म हो चुके हैं, लालू यादव खत्म हो चुके हैं, अखिलेश जी उठ सकते हैं, लेकिन अखिलेश की स्थिति पहले उत्तर प्रदेश को वो ठीक करना चाहते हैं। एक राष्ट्रीय स्तर पर, चूंकि ऑलरेडी उनके पास वो स्टेट है, एक राष्ट्रीय स्तर पर अगर राहुल का कोई चुनौती हो सकता है या चुनौती हो सकती है तो वो है सुश्री ममता बनर्जी, और जिसके बारे में गाहे बगाहे मणिशंकर सरीखे कांग्रेसी चर्चा भी करते रहते हैं, G23 भी चर्चा करते रहती है कि ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का नेतृत्व मिल जाना चाहिए और इस पर किसी को आपत्ति भी नहीं होगी, स्टालिन भी साथ खड़े हो जाएंगे। शरद पवार तो है ही है, अखिलेश यादव तो समझिए कि ममता दीदी के लिए ही लगता है कि वो बने हैं। ममता दीदी के तारीफ में अखिलेश यादव न जाने क्या क्या कहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को लगता है कि अगर हम दोनों का एका साथ साथ चलता रहा तो दोनों की गाड़ी ठीक से चलेगी। ममता बनर्जी का कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव का पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं है, और अगर ये दोनों बड़ी पार्टियां जो एक सत्ता में हैं और एक सत्ता में आने की भरसक कोशिश कर रही है पीडीए बना करके, तो अगर ये दोनों पार्टियां सत्ता में वापस आ जाती हैं तो 2029 के लिए कुछ अलायंस, फॉर्मेडेबल अलायंस तैयार करने की योजना है इन लोगों की। ये योजना 2024 में भी थी, जो 2022 के उत्तरार्ध से शुरू हुई थी, लेकिन फुस हो गया, खत्म हो गया। गोवा भी चुनाव लड़ने के लिए गई थी टीएमसी, और उसी गोवा के चुनाव का खेल चल रहा है। वो जो आईपैक के ऊपर जो ईडी का छापा पड़ा है, उसी गोवा चुनाव में मनी ट्रेल की कहानी है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक पार्टी और उसके सबसे बड़े नेता, अगर आप राहुल गांधी को सबसे बड़े नेता मानते हैं तो गलतफहमी है, आज भी सोनिया की तूती बोलती है कांग्रेस में। सोनिया मौन व्रत धारण किए हुए है। सोनिया चाहती है कि ममता बनर्जी फिनिश हो जाए पश्चिम बंगाल में, चाहे उसको चुनाव आयोग करे। और चुनाव आयोग क्यों करे? चुनाव आयोग ने अगर नया एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन तैयार कर लिया और उसमें से 1,26,00,000 फर्जी वोटर बाहर हो गए, तो 19,000 अगर हर कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर गया और 25,000 से नीचे के मार्जिन रहे हैं लगभग 166 सीट पे, जिसमें से 102 सीट ममता बनर्जी की टीएमसी जीत चुकी है पिछली बार। तो सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 15,000 से 19,000, 20,000 वोट बाहर हो गया तो वो जो 25,000 का मार्जिन है वो स्विंग कर सकता है, वो खत्म हो सकता है, जीत का जो मार्जिन है ममता बनर्जी का। और यही ममता बनर्जी के लिए तनाव का विषय है, और इसीलिए अधीर रंजन चौधरी सोच रहे हैं कि साहब ये मौका है जब प्रधानमंत्री से बात करके चला जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ। लेकिन बीजेपी तो जो इंतजार कर रही है मित्रों, सुप्रीम कोर्ट का और चुनाव आयोग के फाइनल वर्डिक्ट का। सबसे ज्यादा अगर किसी को इंतजार है वो है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी चुपके चुपके बहुत ही बारीक तरीके से राजनीति को अंजाम दे रही है, सारे गोटी फिट कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर को बोलने दिया जा रहा है, कोई बात नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। मणिशंकर अय्यर बोले जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। कांग्रेसियों को बोल दिया गया है कि मणिशंकर अय्यर के ऊपर कोई बयान मत दो। पवन खेरा ने थोड़ा बहुत करने की कोशिश की, उसको चुप कर दिया गया। और मणिशंकर अय्यर बार बार बयान दे रहे हैं। मणिशंकर अय्यर की बेटी सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो आग उगल रही है, धुर वामपंथी होकर के वो वामपंथी के रूप में खुद को पेश कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी मणिशंकर के बयान से खुद को दूर किए हुए है और सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के स्टेप को देख रही है कि अगला कदम सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उड़ीसा और
झारखंड के न्यायिक अधिकारी को एसआईआर में लगाइए तो सबसे ज्यादा खुशी लड्डू बटी होगी सोनिया के घर पे कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया है, ये फर्जी आंकड़ा नहीं चलेगा। तो ये तो हटना चाहिए। वो केरल में भी इंतजार कर रही हैं, लेकिन वो पश्चिम बंगाल में चाहती हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में कोई तिकड़म से ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो जाए, भले ही भारतीय जनता पार्टी आ जाए, तो अगला जो चुनाव होगा वो हमारे निशाने पर होगा जब हम उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी करके, वो 30% तो हमारा स्वाभाविक वोट है, और उसके बाद कुछ इधर लगा देंगे ताकत। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब ममता रास्ता छोड़े। ममता को रास्ते से हटाने का सबसे अधिक इंतजार सोनिया को है, ना कि मोदी को। इसलिए सोनिया चुपके से, शांति से सब देख रही हैं और अपने पार्टी वर्कर को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कह रही हैं कि बस थोड़ा सा इंतजार करो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का और चुनाव आयोग के अगले कदम का। यह है रिश्ता चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, सोनिया और ममता। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।